जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जो समर्पित है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। हम सब का लक्ष्य है कि यूपीएससी क्लियर करें और जल्दी जल्दी अपने लक्षित सर्विसेज में जाएं जो हमारे ड्रीम है। चलिए और हम पढ़ रहे हैं अभी भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें अभी हमने पढ़ा पिछली क्लास में भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार पढ़े हमने। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है राज्य की नीति निर्देशक के तत्व। राज्य की नीति निर्देशक के तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। चलिए, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 2000 यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 आने ही वाला है। और यूपीपीसीएस यानी यूपी का स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम का वो भी 2023 में है। तो आपको दोनों को ध्यान में, और बाकी जो अदर स्टेट्स हैं उसका भी पीसीएस होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, पहले अपने आप को थोड़ी छोटा कर लूँ, मैं मिनिमाइज़ कर लूँ। आप बताइए कि मैं छोटा अपने आप को, मेरा फ़ोटो सही आ रहा है, नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, आप मुझको सुन पा रहे हैं, थोड़ी सी देख पा रहे हैं, इतना ही में काफ़ी है। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के प्रस्तावना में उत्कृष्ट सामाजिक ओके, ये क्या हुआ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान में क्यों इनको लाया गया है, ताकि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक जो प्रस्तावना में है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता भी है प्रस्तावना में, समानता भी है, बंधुत्व की भावना भी है, ठीक है, पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणी राज्य की यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। इसका मेन पर्पस है जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। ये इन्हें वाद योग नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे। राज्य के लिए ये कर्तव्य मतलब गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। गांधी जी की जो जो कामना थी, जो जो इच्छाएं थी, वो इस पे डाली गई हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व वे विचार है जिन्हें संविधान निर्माता ने भविष्य में बनने वाली सरकार के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है, मतलब मार्गदर्शक। इसको देख के वो लोग अपने नीतियों को बनाने के लिए मोटिवेट होंगे, मतलब कि उनको अगर बनाना है कि कैसे हम उनकी नीतियों का क्या मतलब है, होना चाहिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, मेन मतलब यही है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहां यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो सके, तो वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर इस बात की भी व्यवस्था की गई कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करना चाहिए। राज्य यानी कि राज्य के 4 तत्व थे, आपको बताए थे हमने, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ठीक है। तो राज्य के का नीति निर्देशक तत्वों को शामिल इस बात की व्यवस्था की गई कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो सके, इसलिए मूल अधिकार हमने लागू किए गए थे, मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने। तो वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल इस बात की भी व्यवस्था की गई कि राज्य को एक ऐसे आदर्श को साधने की कोशिश करना चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है, ठीक है। संवैधानिक उपबंध, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से।
आयरलैंड से, ठीक है, कौन से लैंड से? आयरलैंड से। जैसे मूल अधिकार हमारे अमेरिकी संविधान से हमने लिए हैं, इसी तरह निर्देशक तत्व आयरलैंड से हमने लिए हैं। संविधान सभा के सलाहकार BN राव द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाना चाहिए। वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकें, यानी मूल अधिकार, एवं वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। इसी आधार पर प्रवर्तित अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया, जैसे जो हम पढ़ चुके हैं। और अपरिवर्तनीय अधिकारों यानी अनइन्फोर्सेबल राइट्स, जिनका तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निर्देशों से था जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक प्रेरणा दे सकें, को भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाहित किया गया। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये देखेंगे हम, लोक कल्याणी राज्य की स्थापना। पहला है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और दूसरा है आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली सब लोग लोकतंत्र मतलब सबको आर्थिक रूप से सब लोग संपन्न हों, मतलब मिनिमम रूप से तो होना ना चाहिए, मिनिमम रूप से जीवन की आवश्यकताएं तो उसकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। आर्थिक व सामाजिक, समाज में उसका स्तर भी सम्मानीय हो, यानी गरिमामय हो। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित है। जैसे भारत सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं का कल्याण के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम योजना है, ठीक है। जिन व्यक्तियों के पास घर नहीं है उनको घर गवर्नमेंट सरकार दे रही है, ठीक है। शिक्षा की योजना है कि जो व्यक्ति के समर्थ नहीं है, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, वहाँ भी सरकार बुनियादी सुविधाएं देती है, बहुत ज़रूरी सुविधाएं देती हैं, ठीक है। तो इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। सबसे मेन बात यह है कि इसमें जो है संविधान का दर्शन निहित होता है कि संविधान कहना क्या चाहता है। जब कभी नगर कार्यपालिका के सम्मुख कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है तो न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर संविधान की प्रस्तावना को और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर पसंद में आई हो तो लाइक करिएगा यार, थैंक यू। और कुछ नहीं कहना, चलिए पढ़ते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिकाओं के अंतर्गत जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है। जो PIL होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होती हैं, उनके अंतर्गत जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है। और जीवन के अधिकार में आजीविका भी निर्देशक तत्वों में वर्णित है, यानी कि लाइफ टू लिविंगहुड, आजीविका का फ्रीडम, ठीक है, आजीविका की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू लिविंगहुड, राइट टू लिविंगहुड, आजीविका की अधिकार। विभिन्न विचारकों का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में विचार, थॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंकर्स रिगार्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम विचार पढ़ेंगे जो हमारे महान थिंकर्स थे, वो क्या सोचते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का लक्ष्य क्या लक्ष्य है? आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, नीति निर्देशक तत्व जो है ना, वो सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है, ठीक है। और BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे,
तो नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। ठीक है। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में, अब हम देखेंगे कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है। संविधान के भाग में, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, तो थोड़ी अपने आप को साइड में लाऊं मैं। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व, संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व, और भी छोटा करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। तो भाग 36 अनुच्छेद 36 में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों, अनुच्छेद 37 में है, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी इन्फोर्सेबल न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है। ठीक है। तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। विधि निर्माण करने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। अनुच्छेद 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की यानी कि समाज की अभिवृद्धि यानी विकास के लिए क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक रूप से सभी लोग सभी लोग स्वतंत्र हों, और राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र हों। राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है। और 38 में ही नंबर 2 में है क्या, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। आय, प्रतिष्ठा, आय सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ मनी। प्रतिष्ठा यानी सम्मान हो गया। सुविधाओं जो उसे कमोडिटीज़ मिल रही, सुविधाएं मिल रही, लाभ मिल रहे हैं। ठीक है। तथा अवसरों यानी कि जो अवसर यानी कि मौका जो मिल रहा है, अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। सभी को समान अवसर मिले अपना विकास करने के लिए। ठीक है, प्रयास करेगा। 39 में क्या है, अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है, कुछ नीति तत्व हैं। पुरुष तथा स्त्री, पहले का में है, पुरुष तथा स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का अधिकार। पुरुषों को तथा स्त्री को सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। मतलब सभी लोग जॉब पा सकते हैं, एलिजिबल है सभी। जो योग्य है वो जॉब पा सकता है, जो योग्य है वो अपनी उन्नति के लिए आर्थिक रूप से कार्य कर सकता है। ठीक है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। समुदाय के भौतिक संसाधनों का, जो भौतिक संसाधन है जैसे पानी, जल है, भूमि है, ठीक है, का उचित वितरण, उनको बराबर बांटना नहीं, लेकिन उचित जो है, जिसका जो अधिकार है, ठीक है, एवं स्वामित्व, भूमि का जो स्वामित्व होता है, जो पैसे अदा करेगा वो भूमि खरीद सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी भूमि जबरदस्ती ले ली जाएगी। ठीक है। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण मीन्स होता है कि बांटना, एक से ज़्यादा लोगों के बीच में उसका बंटवारा करना। ठीक है। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अब जैसे कोई महिला है, वो अगर टीचर है तो पुरुष टीचर के समकक्ष भी उसका समान वेतन होगा। अगर पुरुष टीचर का 40,000 तो महिला का भी 40,000 होगा। ऐसा नहीं कि 39,990 रुपये, ये बिल्कुल नहीं होगा। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। ठीक है।
बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर। बच्चों को स्वतंत्र, बच्चे ही हमारे भविष्य के भविष्य के भविष्य के स्रोत हैं। मतलब बालपन से ही वो अगर अच्छे से विकसित होगा, अच्छे से उसका विकास हुआ होगा, तो वो अपनी युवावस्था में बहुत ज़्यादा उन्नति कर सकता है। तो उसकी उन्नति राष्ट्र की उन्नति के से जुड़ी हुई है। बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं, और बच्चों का अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा 1947 द्वारा इसे शामिल किया गया। 39 का समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। इसे भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा जोड़ा गया संविधान में। तो समान अवसर के आधार पर, ऐसा नहीं कि गरीब व्यक्ति है तो उसको न्याय पाने का अवसर नहीं मिलेगा, जज उसका मामला ही नहीं सुनेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। जज उसके भी मामले को सुनेगा, वकील उसकी भी मामले की पैरवी करेगा। ठीक है, कानून उसका भी साथ देगा। और निःशुल्क, अगर उसके पास नहीं है सुविधाएं, पैसे नहीं है वकील करने के लिए, तो कानून न्यायालय उसको सरकारी वकील भी देगा। अब चलिए 40 में, जो गांधी जी का सपना था, ग्राम पंचायतों का संगठन तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां व प्राधिकार प्रदान करना। जैसे त्रिस्तरीय शासन में ग्राम पंचायत होती हैं। ठीक है, इसी से जब हमें 73वां संविधान संशोधन लागू किया, तो हमने इसी से ये जो नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40 है, इससे प्रेरणा ली। 41 में क्या है, कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। अब जैसे कुछ बुढ़ापे, बेरोजगारी, बुढ़ापे में हमारे बुजुर्गों को बुजुर्ग पेंशन योजना मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन योजना। बीमारी होती है तो जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत चला है। ठीक है, बेरोजगारी है तो गवर्नमेंट भत्ता भी देती है, जहाँ अलग अलग स्टेट में होता है। में काम से अच्छा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब जैसे बेरोजगारी है तो जॉब निकालेगी गवर्नमेंट। ठीक है, ताकि लोग उचित जॉब पा सकें, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को और बढ़ा सकें। राज्य प्रभाव 42 में कार्य की न्याय संगत व मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं, यानी कि जो अगर व्यक्ति को काम करना है तो वहाँ पर उचित वातावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 12 13 घंटे, वो भी खाने पीने को कुछ दे नहीं रहे, सप्ताह में बिल्कुल छुट्टियाँ नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको मानवीय दशा में जो व्यक्ति के गरिमामय पूर्ण वातावरण है उसको बनाए रखना है, ऐसा सरकार सुनिश्चित करेगी। अगर कोई कंपनी नहीं करती, कोई संस्था नहीं करती, तो सरकार का प्रावधान जिम्मेदारी है कि वो उनको निर्देश दे। 43 में है, कर्मचारी की निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास। कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी सरकार का यानी गवर्नमेंट का जो नीतियाँ बनाएगी, उसमें उसको ध्यान देना है कि कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, उनकी मेहनत का पैसा उनको मिले, एवं कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग का विकास करना भी है, ताकि जो कम स्किल्ड पर्सन है तो वो अपने छोटे उद्योग के माध्यम से भी विकास कर सकें। ठीक है, उन्नति कर सके। 43 काम में उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 43 खा में है क्या, सहकारी समितियों का उन्नयन। सहकारी समितियों का उन्नयन यानी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा इसे जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा इसको जोड़ा गया। 43 खा, सहकारी समितियों का उन्नयन। 44 है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास
करना, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करना। ऐसा 44 अनुच्छेद 44 में है। हम चलिए 45 में है, हमारा अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 2002 में इसे लाया गया। तो 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा तथा उनकी देखभाल, यानी कि जैसे आंगनवाड़ी में आपने देखा है, आंगनबाड़ी में उनके लिए भी पोषण यानी पंजीरी मिलती है, बिस्किट मिलता है, मिड डे मील की व्यवस्था है। ऐसी गवर्नमेंट नीतियाँ बनाती है, ठीक है, ताकि 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें पर्याप्त पोषण भी मिल सके। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे लाया गया। अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 46 में क्या, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। जो हमारे अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं और अन्य दुर्बल वर्ग हैं, जो उनको पर्याप्त शिक्षा मिले और अर्थ संबंधी यानी उनके रोजगार संबंधी, उनकी धन संबंधी, जो उनकी कमाई संबंधी कमाई हो सके कि अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय समाज में उनका उचित न्याय, उनका शोषण ना हो, इसकी भी व्यवस्था करना है सरकार को, ठीक है। ऐसी नीतियाँ बनाना है, ठीक है। तो कोई भेदभाव नहीं करवाना समाज में। तो 47 अनुच्छेद 47 में है लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी कि लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने, मतलब ऐसी नीतियां बनाएगी कि उनका जो पोषाहार यानी उनका जो खाद्य पदार्थ है उसका जो स्तर है, उसमें जो गुणवत्ता है, उसमें जो प्रोटीन है, विटामिन्स है, उसका यानी पर्याप्त संतुलित भोजन मिले, जैसे मिड डे मील में है, ठीक है। वहाँ दूध भी मिलता है, खीर भी मिलती है, पूड़ी भी मिलती है, हलवा भी मिलता है मैं तो खाया है, आपने भी खाया होगा, नहीं खाया तो बहुत टेस्टी बनता है। वह जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा ऐसे नीतियाँ भी बनाएगी कि लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा हो, यानी कि उच्च हो। उच्च से मतलब है कि समाज में वो प्रगति कर सकें तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य माना तथा मादक पेयों और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 48 में है कृषि तथा पशुपालन का संगठन, जो हम भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो कृषि तथा पशुपालन का संगठन, आधुनिक वैज्ञानिक। अब पशुपालन का ये होता है कि जो जैसे नस्ल, कैसे उच्च नस्ल के पशु पैदा हो सकें, कैसी उच्च पैदावार हो सके, जैसे हमें हरित क्रांति आया था, ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट प्रयास करती रहती है। तो आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना, संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार, परिरक्षण या नस्लों की सुधार कैसे हो सके, उच्च नस्ल के कैसे पशु पैदा हों ताकि उनसे अधिक दूध मिल सके, ठीक है, दूध या जो दूध, दही, घी, ठीक है, बच्चों पर दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करना कि उनकी हत्या भी नहीं हो, ठीक है। ऐसे कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को। तो अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण के संरक्षण, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस समय वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है और हमारा लक्ष्य भी है कि 2070 तक 0 कार्बन हम लोग उत्सर्जन करेंगे। तो इसी 48 के अनुसार, अनुच्छेद 48 के अनुसार हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। वैसे ही हम लोग पर्यावरण को, प्रकृति को बहुत सम्मान देते हैं, उनको पूजनीय मानते हैं, ठीक है। पर्यावरण को हम धरती को माँ बोलते हैं। तो पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन
संरक्षण करना, उसको बचाना और संवर्धन भी करना है, ठीक है, तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करना है, वन की भी करना है और वन की भी करना है, वन में जो रहने वाले जीव हैं उनकी भी रक्षा करने का प्रयास करना है। ऐसी नीतियाँ बनानी है। जैसे हमने फॉरेस्ट रिजर्व बनाए हैं ताकि वहाँ पर उनसे कुछ जो उनकी वहाँ पर जो रहते हैं, जो भी जीव जंतु रहते हैं, वहाँ उनको कोई छेड़छाड़ ना हो, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे संविधान में जगह दी गई। और 49वां अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। जैसे हमारे पास राष्ट्रीय महत्व के बहुत सारे स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, स्थान भी हैं, उनका संरक्षण करना है ताकि हमारी, क्योंकि जो ये सब होती है ना राष्ट्रीय महत्व के, उससे हमारी संस्कृति जुड़ी होती है, उससे हमारी विरासत जुड़ी होती है। विरासत को बचाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो जो हमारे भूतकाल प्राचीन काल की जो विरासत है उससे सीख सकें। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो गया। अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका व न्यायपालिका, कार्यपालिका होती है जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है, और न्यायपालिका यानी कि जो अदालत होती हैं जिससे हमें न्याय मिलता है। तीन चीज़ होती है, विधायिका, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों में शक्ति का पृथक्करण यानी शक्ति बटी हुई है। और संविधान हमारा, ठीक है, संविधान ने तीन अंग है जो गवर्नमेंट के सरकार के, उनको सबको शक्ति बांटी हुई है। विधायिका कानून बनाती है, उसको लागू करती है हमारी राज्यपालिका, और कानून को लागू करने के बाद कानून से किसी व्यक्ति का हनन ना हो, दुरुपयोग ना हो, या समाज में जो वैमनस्य पैदा होता है उसको देखती है न्यायपालिका, यानी कि चेक एंड बैलेंस का काम न्यायपालिका करती है, ठीक है। तो ये कदम भी उठाने हैं। तो अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। ऐसी नीतियाँ भी बनानी है ताकि ऐसी नीतियाँ भी बनानी है जिससे हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बना रहे, दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध हो, ठीक है, व्यापार हो, ठीक है। ऐसी नीतियाँ भी बनानी हैं। ये जो आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यूपीपीसीएस में दबा के पूछते हैं, बहुत आता है, हर बार आता है यार, यूपीएससी में भी आ जाता है, इसलिए कर रहा हूँ। आपको ये जो अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार आपको रट लेने हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। तो अब देखते हैं इनका ये भी पूछता है कि इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। तो जो गांधीवादी तत्व हैं, गांधी जी से प्रेरित हैं, समाजवादी तत्व हैं, नेहरू जी से प्रेरित हैं, और उदारवादी यानी कि अमेरिकन क्रांति से प्रेरित हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 गांधी जी से प्रेरित है, ये ग्राम पंचायत का सहकारी समिति गांधी जी से प्रेरित है, ठीक है। और 43 खा भी गांधी जी से प्रेरित है। अनुच्छेद 46 गांधी जी से प्रेरित है। अनुच्छेद 47 भी गांधी जी से प्रेरित है। अनुच्छेद 48 भी गांधी जी से प्रेरित है। 48 में क्या था, कृषि वाला था। 46 में क्या था, अनुसूचित जाति वाला था। और हमारा 47 में क्या था, 47 लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना था। ये सब गांधी जी से प्रेरित है, ठीक है। 43 में देख लेते, 43 खा में सहकारी समितियों वाला था। और 43 में था कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योग का विकास करना, ठीक है। 40 में ग्राम पंचायतों का था, ये भी गांधी जी से प्रेरित है। अब हम अनुच्छेद 38 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 38 है हमारा, अनुच्छेद 38 कहाँ गया, ये है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। ये समाजवादी तत्वों से प्रेरित है। 39 में क्या है, 39 में है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, जैसे पुरुष तथा स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का अधिकार, ठीक है। और समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व, उत्पादनों के साधनों का विकेंद्रीकरण, और स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण, ये सब
समाजवादी तत्व से प्रेरित है, ठीक है। और 39 का में क्या है, 39 का में है समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। 41 में क्या है हमारा, 41 में है कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि के आधार पर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब बीमार है अगर क्या कोई व्यक्ति, तो उसको गवर्नमेंट ऐसा प्रावधान करेगी कि उसको निःशुल्क राज्य की ओर से इलाज भी मिल सके, जैसे सरकारी अस्पताल में मिलता है, ठीक है। या अब तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के आधार पर मिलता है, ठीक है। 42 में ये समाजवादी तत्व, 42 में क्या है, कार्य की न्याय संगत व मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। अब जैसे कोई माँ हमारी प्रेग्नेंट है तो उनको भी उचित प्रकार से वो लीव मिलती है, अवकाश मिलता है, ताकि और उचित भत्ता भी मिलता है, ताकि वो अपनी पर्याप्त देखभाल सके अपना और बच्चे का, ठीक है। और 43 में क्या है, 43 में हमारा कर्मचारियों के निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। 43 भी हमारा, 43 हमारा गांधीवादी भी है और समाजवादी भी है। और 43 का हमारा क्या है, कर्मचारियों के निर्वाह, 43 का है उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान। 42, ठीक है, ये 43 है हमारा, ठीक है, 43 का। और 47 में है हमारा, 47 में कहा है लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर, लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर, ठीक है, को ऊंचा करना तथा लोगों के स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों तथा हानिकारक नशीले पदार्थों का निषेध करना है, यानी कि प्रतिषेध करने का प्रयास करना है। ये गांधीवादी तत्व भी है और समाजवादी तत्व भी है। और 44 उदारवादी तत्व देखते हैं। तो 44 उदारवादी तत्व है, उसमें क्या है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना, ये 44 है उदारवादी तत्व। 45 में क्या है, 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल, ये 45 में। 48 में क्या है, 48 में हमारा कृषि तथा पशुपालन का संगठन, ये गांधीवादी तत्व भी है और उदारवादी तत्व भी है। और 48 का में क्या है, 48 का में पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रयास करना, ये हमारा गांधीवादी तत्व भी है, उदारवादी तत्व भी है। और 49 में क्या है, 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना, ये हमारा उदारवादी तत्व है। 50 में भी हमारा राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाए जाएंगे, यानी कि उनके बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो, उचित विभाजन हो, ये हमारा उदारवादी तत्व है। 51 में भी ये भी उदारवादी तत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किए गए संशोधन, क्या संशोधन किए गए हैं, जब हम मूल अधिकार में, न्यायालय ने कहा कि आप मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसको छुए बिना, तो अब नीति निर्देशक तत्वों में भी देखते हैं हम, क्योंकि ये वाद योग तो है नहीं है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39 का, 43 का और 48 का को शामिल किया गया। कौन कौन से, 39, 39 का, 43, 43 का और 48 को शामिल किया गया, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, एक मिनट, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया, किस, ठीक है। अनुच्छेद 45 में उल्लेख है कि राज्य प्रारंभिक शैशव की देख रेख और सभी बच्चों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। कब तक भैया, 6 वर्ष तक की आयु जब तक पूरी नहीं कर ले शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 3 के द्वारा 1 अप्रैल 2010 को प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 का में सहकारी समिति जोड़ी गई। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ठीक है। संविधान के अन्य भागों में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउटलाइंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
ओके, संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही निर्देश देते प्रतीत होते हैं, जो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351। अब पढ़ते हैं इनका। अनुच्छेद 335 में क्या है? संघ तथा राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और अधीन पदों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, 335 में क्या है? अनुच्छेद 335 में क्या है? संघ हो गया और राज्य हो गया। संघ या राज्य, ठीक है, एक ही व्यक्ति संघ या राज्य के कार्यों में कह रहा है, संघ हो या राज्य हो के कार्यों से संबंधित सेवाओं, यानी IAS IPS या PCS, ठीक है, ये स्टेट लेवल की सेवाएं होती हैं। और अधीन पदों की नियुक्तियों में इन सेवाओं के पदों में जो नियुक्तियां होती हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उनके प्रस्तावों का, प्रबल दावों का, मतलब उनका जो पक्ष है, उनका दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना। मतलब जो उनका दावा है, वो जो जिस लिए काबिल हैं, तो उनको ध्यान रखना, उनको उचित स्थान मिलना चाहिए, ठीक है। 350 का में है, अनुच्छेद 350 का में है, क्या है भैया? अनुच्छेद 350 में का में है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। भाषाई, अब मान लीजिए किसी स्टेट में बहुसंख्यक भाषा हिंदी है, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो हमारे बोलते हैं, आंध्र बोलते हैं। सपोज मान लीजिए आंध्र में कौन सी है हमारी? तेलुगु बोलते हैं, ठीक है। तो जो अल्पसंख्यक भाषाई लोग हैं, उनके बच्चे हैं ना, तो वो बच्चे, उनकी जो मातृभाषा वो तेलुगु है, तो उस तेलुगु में उनको शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा प्रावधान करेगा राज्य, ठीक है। या तमिलनाडु में कुछ लोग हिंदी वाले रहते हैं, हिंदी तो अल्पसंख्यक हुए, वहाँ बोली जाती है तमिल, तो जो हिंदी अल्पसंख्यक के बच्चे हैं तो वो जब शिक्षा लेंगे तो राज्य ऐसा प्रावधान करेगा कि उनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो मातृभाषा में हो, प्राथमिक स्तर की शिक्षा, ठीक है। अब 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ठीक है। अब निर्देशक तत्वों की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आलोचना भी हुई है। KT शाह जब मूल अधिकार को नहीं छोड़ा तो इसको क्यों छोड़ेंगे? तो KT शाह के शब्दों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यहाँ बैंक का तात्पर्य गवर्नमेंट है, कि भैया जब गवर्नमेंट चलेगी, सरकार चाहेगी, तभी इनको अगर उसका मन है तो वो लागू करेगी, वो ऐसी नीतियाँ बनाएगी। नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप न्यायालय नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, ना हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, बशर्ते इसकी अपेक्षा आप मूल अधिकार में जा सकते हैं। अगर सरकार की नीतियाँ मूल अधिकार का हनन कर रही हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ज़रूर जा सकते हैं, वो लेंस लेके देखेंगे कि सरकार की नीतियाँ कैसी हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसी कोई बात नहीं है। तो KT शाह ने भैया आलोचना कर डाली। तो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोषित किया है, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं करता, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व अक्सर विधायिका व कार्यपालिका के मध्य विवाद संघर्ष का कारण बन जाते हैं। विधायिका व न्यायपालिका के मध्य विवाद संघर्ष का कारण बन जाते हैं, क्योंकि विधायिका में होते हैं भैया संसद, तो विधायिका में जो विपक्षी होगा वो कहेगा कि आप लोक कल्याणकारी के लिए नीतियाँ बनाए गवर्नमेंट से, यानी कार्यपालिका से, और कार्यपालिका का अपना पक्ष होता है, तो विवाद हो गया। नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया, जैसे सामान्य नागरिक संहिता, बिल्कुल सही। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है।
जिनसे जिनसे वह निर्देशित होते हैं, लेकिन बाधित नहीं। बिल्कुल सही। नैतिक शिक्षा मिलती है राज्य को हमेशा नीति निर्देशक तत्व से, लेकिन वो बाध्य नहीं है कि इसको ध्यान में रख ही अपनी नीतियां बनाए। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में टकराव, कन्फ्रंटेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स RIGHTS, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। संवैधानिक व्यवस्था में नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकार में कई ऐसे बिंदु दृष्टिगोचर होते हैं जिनको लेकर दोनों के मध्य टकराव बना रहता है। क्यों? लेकिन आवश्यक संशोधन कर इसकी गलत व्याख्या को संतुलित करने का प्रयास किया गया है। टकराव था तो संशोधन कर दिया गया। संशोधन कर सकते हैं ना, संविधान संशोधन, ठीक है, किया गया। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में टकराव के निम्न बिंदु रहे हैं। क्या रहे हैं देखते हैं। अनुच्छेद पहला है, अनुच्छेद 32 के तहत 32 है संवैधानिक उपचार है, ठीक है, यानी रिट दायर करने की शक्ति। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाए गए हैं। वह नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय यानी 37 के अनुसार, अनुच्छेद 37 के अनुसार 1951 में 1951 के चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य केस में न्यायालय के मत का झुकाव भी मूल अधिकारों की ओर ही रहा था। केरल शिक्षा विधेयक 1959 के बाद में 1959 में क्या हुआ, न्यायालय ने दोनों का महत्व बनाए रखने के लिए समन्वयकारी निर्वचन यानी हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत अपनाया। संसद ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 31 को अंततः स्थापित किया। 31 में प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा यदि कोई विधि अनुच्छेद 39 व 39 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने हेतु बनाई गई है तो वह विधि इस आधार पर शून्य नहीं मानी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। 14 में कौन है? समता का अधिकार। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। 31 में तो वही है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो वो अगर कुछ ऐसी नीतियाँ बनाती है गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं मान सकते जैसे महिलाओं की शिक्षा के लिए हम विशेष प्रावधान करते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए, समानता के लिए, ठीक है, महिलाओं को आरक्षण देते हैं, दिव्यांग जनों को आरक्षण देते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम समता का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 31 को वैध माना, किंतु इसे न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे के अधीन घोषित किया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में 1980 में 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 जो सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 व 31 पर वरीयता प्रदान करती है को वैध मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 जो सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता प्रदान करती थी को अवैध घोषित कर दिया गया तथा निर्देशक तत्वों व मूल अधिकारों में संतुलन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, DPSP, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बीच
बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस को ही मूल ढांचा घोषित किया, यानी संतुलन को ही न्यायालय ने क्या मूल संविधान का मूल ढांचा घोषित किया। वर्तमान स्थिति क्या है अब, यानी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, तो वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में से मूल अधिकारों का महत्व अधिक माना जाता है, किंतु न्यायालय इस बात का भी ध्यान रखता है, क्या रखता है, सुन रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सुनते जाइएगा क्योंकि जो बोल रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखती है कि नीति निर्देशक तत्वों की उपलब्धि के लिए राज्य युक्तियुक्त तरीके से मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। युक्तियुक्त तरीके से, युक्तियुक्त जो युक्त होना चाहिए, जो उचित होना चाहिए, ठीक है, मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14-19 पर वरीयता दी गई है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इनका क्रियान्वयन कैसे होगा, संविधान लागू होने के बाद सरकार द्वारा 1950 से नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित आदर्शों की प्राप्ति हेतु अनेक योजनागत प्रयास किए गए हैं और यह प्रक्रिया आगे भी जारी है। अब तक कई नीति निर्देशक तत्वों को योजनाओं का आधार बनाया गया है। ये नीति निर्देशक तत्वों वही संबंधित योजनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे अनुच्छेद 39 में भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया, जमींदारी उन्मूलन किया गया, समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लाया गया, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिले इसके लिए पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लाया गया। और अनुच्छेद 40 के अनुसार संविधान में 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों में प्रयोग किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 41 में क्या है, अनुच्छेद 41 के माध्यम से हमने औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा योजना, दिव्यांगों हेतु आरक्षण, वृद्धों हेतु पेंशन योजना या मातृत्व सुरक्षा योजना लागू की गवर्नमेंट ने, इससे निर्देश पाकर। अनुच्छेद संबंधित व्यवहारिक योजनाएं, ठीक है। अनुच्छेद 45 से हमने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदलते हुए अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और वह अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, अर्थात मूल अधिकार के अंतर्गत लाया गया इसको, ठीक है। अनुच्छेद 45 में जो प्रावधान था उसको हम मूल अधिकार के अंतर्गत ले आए हैं, ये अनिवार्य है और निःशुल्क भी है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु शिक्षा संस्थाओं में लोक नियोजन आदि में छूट दिया गया। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु शिक्षा संस्थाओं में लोक नियोजन हेतु छूट भी दी गई है, ठीक है। और 48 का में बाघ परियोजना, हाथी 48 का से हमने क्या प्रोत्साहित लिया, क्या निर्देश लिया, अनुच्छेद 48 का से बाघ परियोजना हमने लागू की, हाथी परियोजना आई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया, राष्ट्रीय वन नीति भी हमने बनाई 1988 में। वन जीव संरक्षण ये हमेशा पूछता है, वन जीव संरक्षण 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब आया, ठीक है, ये आया। और ये भी पूछता है, ये बहुत पूछता है, अनुच्छेद 48 यूपीपीसीएस में तो हर बार आता है। बाघ परियोजना कब लागू की गई, हाथी परियोजना कब लागू की, वन जीव संरक्षण कब लागू किया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1988, ठीक है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण हेतु या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण हेतु व पर्यटन उनका कैसे बढ़े, कि जैसे
गवर्नमेंट ऐसे ऐसे वो इनिशिएटिव लाती है कि वहाँ के पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ का रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। विदेशी सैलानी आएंगे, लोग यहाँ के जाएंगे, ठीक है। और 51 में ये है पंचशील समझौता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। 51 से हम लोग ने प्रेरित होके पंचशील समझौता लाए और गुटनिरपेक्षता आंदोलन भी लाए, आंदोलन की स्थापना की, ठीक है। अब देखिए मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, डिफरेंसेज बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है, किसका भैया, मूल अधिकार का, ठीक है। और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP का उल्लेख है। यह अधिकारों को दिया गया अधिकार है सॉरी, यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है, क्या, मूल अधिकार। यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व हैं जिनके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सकें। दायित्व सौंपे गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, किसको, राज्य को। और यह व्यक्तियों को दिए गए अधिकार है, क्या, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है फंडामेंटल राइट्स और ये अपरिवर्तनीय है, DPSP, ठीक है। इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। इसमें DPSP में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, यानी कि इसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है और इसमें सामाजिक सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। मूल अधिकारों का स्वरूप समानता नकारात्मक है, मूल अधिकारों का स्वरूप समानता नकारात्मक है और नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्तियुक्त सीमाएं हैं, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्तियुक्त सीमाएं हैं, इन पर कोई सीमाएं नहीं हैं। मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 32 से उच्चतम न्यायालय इसको संरक्षित करता है, अनुच्छेद 226 से उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट इसको संरक्षित करता है, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना नैतिकता पर आधारित है, वह इसे कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। मूल अधिकार का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 व 359 के आधार पर होता है। मूल अधिकारों का जो निलंबन है वो 358 अनुच्छेद 358 या 359 अनुच्छेद 359 के आधार पर होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जब तक लागू न किए जाएं स्वतः निलंबित हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यार, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, आप सब जानते हैं, तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो सो डोंट वरी, हमारा एक लक्ष्य है, हम साथ में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप भी बस एक बात कहना चाहूँगा, खूब मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत, क्योंकि हम लोग जो काम कर सकते हैं वो मेहनत, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत। इसके अभी ये मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, एक मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा जिसमें इनके मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स वो करूँगा, यानी कि MCQ होगा। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। चलिए, मूल कर्तव्य है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद। हमेशा मेहनत करते रहिए।